अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज क्रिमिनोलॉजी के पार्ट 3 पे हम हैं, जो कि सेक्शन 1 का पार्ट 3 है। और ये क्रिमिनोलॉजी की जो है थ्योरीज़ हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो इस पार्ट को क्राइम एंड क्रिमिनलिटी बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये मैंने बोला है कि देयर में बी मैनी डिफरेंट थ्योरीज ऑफ क्राइम। बहुत सी क्राइम की थ्योरीज़ हो सकती हैं, मगर हमने उन थ्योरीज़ पे जस्ट फोकस किया है जो इस वक्त और हिस्टोरिकली प्रेवेलेंट थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाती है क्लासिकल थ्योरी। अब क्लासिकल थ्योरी क्या है? क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक कि जब भी रिस्क कम हो और बेनिफिट ज़्यादा हो, रिवार्ड ज़्यादा हो, तो लायबिलिटी होती है कि क्राइम होगा। इन सिंपल वर्ड्स, जैसे नीचे मैंने बोला है कि इफ़ रिवार्ड ओवरवेज द रिस्क क्राइम अकर्स, कि रिवार्ड ज़्यादा हो छोटे रिस्क पे, तो हम उसे क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। तो ये क्लासिकल थ्योरी सीज़ार बेकारिया ने दी थी। तो जब भी क्राइम को करने के बाद उसका जो एडवांटेज है वो ज़्यादा हो और रिस्क कम हो, तो क्रिमिनल्स जो हैं वो क्राइम करते हैं। उसके बाद आ जाती है स्ट्रेंथ थ्योरी। अब स्ट्रेंथ थ्योरी क्या बोलती है? ये बोलती है कि जब भी कोई बंदा, कोई क्रिमिनल, कोई किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर पाता, तो एक्चुअली वो मैटर, अचीव करना मैटर नहीं होता, मगर उसके बाद वो जो फील करता है वो मैटर करता है। जैसे कि स्ट्रेंथ अपने लफ्ज़ अपनी मीनिंग से ज़ाहिर है कि टेंशन, टाइटनेस हम बोलते हैं स्ट्रेंथ को। तो जब कोई चीज़ हासिल ना कर पाए और उसकी जगह पे वो अगर डिप्रेस ना नहीं होता और उसे एंगर आती है, वो गुस्सा कर जाता है, तो लायबिलिटी है कि वो क्राइम कमिट करेगा। तो स्ट्रेंथ थ्योरी का यही है कि एन इनेबिलिटी टू अचीव वंस गोल और सक्सेस, किसी भी गोल में सक्सेस ना मिले और डिप्रेस होने के बजाय वो गुस्सा हो जाए, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि क्राइम होगा। ये है सेकंड थ्योरी, क्राइम की स्ट्रेंथ थ्योरी हम जिसे कहते हैं। और इसके बाद जो थ्योरी आती है वो है सोशल कंट्रोल या पावर कंट्रोल थ्योरी। अब ये थ्योरी बताती है कि ये सोसाइटी के पे डिपेंड करता है, सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि वो क्राइम को प्रिवेंट करें। किस तरह से प्रिवेंट करें? रूल्स को इन्फोर्स करके एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनाएं। अब एक ये तो इसे वैसे तो इसे पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्यू गलत है। अब जो लोग इस थ्योरी पे बिलीव रखते हैं कि एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस विल काज क्राइम एट लार्ज एक्सटेंट, तो वो बंदा जो होता है वो सोशल कंट्रोल या पावर कंट्रोल थियरी का जो है वो बिलीवर हो जाएगा। तो ये है कि सोशल कंट्रोल या पावर कंट्रोल थ्योरी का मतलब यही है कि कोई पावर हो, कोई सेट रूल्स हों, अगर होंगे तो सोसाइटी में जो क्राइम है वो कंट्रोल होगा। तो इसके बाद आ जाता है आपका रूटीन एक्टिविटी थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या बोलती है कि कोई भी गोल जो हों वो क्राइम के बेसिस पे अचीव हों एक रूटीन के हिसाब से, और जब वो रूटीन ब्रेक होती है तो सिचुएशन ख़राब होती है। नीचे मैंने लिखा है कि व्हेन रूटीन चेंजेस वी आर एक्सपोज टू न्यू सर्कमस्टांसेस दैट रीइग्नाइट द डिज़ायर फॉर क्राइम, स्पेशली व्हेन द न्यू सर्कमस्टांसेस आर नॉट वेल प्रोटेक्टेड बाय लॉ। जैसे एथनिसिटी होती है प्रेसिडेंट्स की, यूएस प्रेसिडेंट्स की, तो हम कोई भी एक सरकमस्टांस हो और न्यू सरकमस्टांस आ जाएं और वो सरकमस्टांसेस जो हैं लॉ से प्रोटेक्टेड न हों, तो लायबिलिटी है कि क्राइम होगा। इसके बाद जो थ्योरी आ जाती है वो थ्योरी है क्रिटिकल थ्योरी। अब ये क्रिटिकल थ्योरी क्या बोलती है कि जो डेमोक्रेसी बनी हुई है वो भी इम्बेलेंस्ड है। जो बनाने वाले हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, तो वो क्या होता है कि क्राइम होता है। तो उनके मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक, कि बहुत मुट्ठी भर जो लोग लॉज बनाते हैं वो सारे जो लोग होते हैं
पुअर या इन्फ्लुएंशियल या कुछ भी पुअर या रिच जो पीपल हैं सारों को ठीक तरह से एड्रेस नहीं कर पाते, उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो क्लेश होता है वो लॉ के साथ नहीं होता, इनका क्लेश लॉ मेकर्स के साथ होता है। अदर वर्ड्स में इसे थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटी बोला जाता है। इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ बेसिकली अ थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटी वेयर इन्फ्लुएंशियल टेक एडवांटेज ऑफ लॉ एंड पुअर इज डिप्राइव्ड। तो इसके लिए एनरिको फेरी ने बोला है क्राइम इज़ ऑफ रिवोल्यूशनरी फ्लेवर। तो रिवोल्यूशन के टाइप से क्राइम होते हैं, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से एनरिको फेरी ने इसे कहा है कि ये क्राइम तो है मगर ये क्राइम जो है इसका फ्लेवर जो है वो रिवोल्यूशनरी है। अच्छा, तो इसके बाद जो थ्योरी आ जाती है वो है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। अब ये डिसऑर्गेनाइजेशन ये तब होती है जब कि हमारे जो शहर होते हैं, हमारे जो टाउन्स होते हैं या कम्युनिटीज़ होती हैं वो टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होता। तो वहाँ पे लाइकलीहुड जो होता है वो क्राइम का ज़्यादा होता है। तो जैसे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पे जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम इनकम होती है, और ज़्यादातर ये क्या होता है अर्बन सेटिंग में होता है। अर्बन शहरों में लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो और उनकी जो अर्निंग हो या इनकम पर कैपिटा हो वो कम हो, तो वो लाइबिलिटी है कि वहाँ पे क्राइम्स होंगे। तो ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी अपने नाम से ही जाहिर है कि डिसऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों के ठीक नहीं होते, लोग जो होते हैं वो हैंड टू माउथ होते हैं। तो गुर्बत की जो एक लकीर है, जो सतह है, उससे भी निचले दर्जे पर रहने वाले लोगों में अर्बन सेटिंग में स्पेशली तो ये क्राइम्स होते हैं। तो यही मकसद है इस थ्योरी का, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का। तो इसके बाद आ जाती है लेबलिंग थ्योरी। अब लेबलिंग थ्योरी क्या होती है? लेबलिंग थ्योरी में ये है कि हम जब किसी को क्रिमिनल बोलते हैं, किसी को कोई मुजरिम बोलते हैं तो वो ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं कि वो क्रिमिनल ही बन जाता है। कि व्हेन समवन कमिट्स अ क्राइम एंड दे आर कन्विक्टेड दे आर देन ऑफिशियली लेबल्ड एज क्रिमिनल, तो उनको पक्का जो है वो सोसाइटी में वो क्रिमिनल बोला जाता है। तो वो उसकी लायबिलिटी ये है कि तो वो आगे चल के क्रिमिनल्स बन जाएंगे, कि लेबल लगाया जाता है उन पे। तो ये किसी एक जुर्म की वजह से अगर वो गए हैं जेल में तो उनके बाद उन्हें लेबल किया जाता है कि वो क्रिमिनल्स हैं। तो इसी वजह से वो इसकी ज़्यादा जो लाइकलीहुड है कि वो क्रिमिनल बन जाते हैं। ये है लेबलिंग थ्योरी। एक हिसाब से वो उनको लेबल कर देते हैं, टैग लगा देते हैं उन पे कि बस वो जो हैं अब क्रिमिनल बन चुके हैं। तो उसके बाद जो थ्योरी आती है वो आती है लाइफ कोर्स थ्योरी, कि ये लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को लेके जो है ना लोग क्रिमिनल बनते हैं। तो ये जो क्राइम्स होते हैं वो इवेंट्स होते हैं तो वो दो टाइप्स के होते हैं। एक ट्रांजिटरी जो है वो क्राइम्स होते हैं। अब ट्रांजिटरी जो क्राइम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ये शॉर्ट टर्म होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि इनका रिस्पॉन्स जो होता है फास्टर होता है, मगर इनको रिवर्स किया जा सकता है। कि किसी को अगर क्रिमिनल बोला जाए तो वो ख़ुद को इस नाम से एस्केप कर सकता है। किस तरह से एस्केप कर सकता है? बाय डूइंग गुड थिंग्स। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये शॉर्ट टर्म होती हैं। ये किसी को टेक लगाना ये ज़्यादातर तो नहीं होता। ये कुछ अरसे तक आप किसी को बुलाते हैं तो अगर वो रिस्पॉन्ड करना उस चीज़ पे छोड़ देता है तो लोग उन्हें बुलाना छोड़ देते हैं। जैसे किसी का निकनेम लेना, किसी का चिढ़ाने वाला नेम लेना, किसी को किसी नाम से चिढ़ाना, तो ये होता है कि वो उनका रिएक्शन तो फास्टर होता है। कि मतलब इस तरह से कोई अगर बोले तो वो बंदा रिएक्शन में उसे थप्पड़ मारते या कोई क्राइम ही कर ले। तो ये होता है कि इनका जो रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है। मगर ये होता है कि ये शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए होता है। शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए इस सेंस में होता है कि ये चीज़ होती है, होने के बाद जल्दी में रिवर्स की जा सकती है। तो इसकी फर्दर एग्जांपल्स इस आप ग्राफ में समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये अगर आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में, या ये चीज़ें जो हैं आपकी जो हैं वो रिवर्स हो सकती हैं।
इन पे वो जो क्रिमिनल जिनको बोला जाता है कि ये ट्रांजिटरी जो इवेंट्स होते हैं और उनको वो क्रिमिनल बनाते हैं, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको ठीक तरह से अगर रेड्रेस किया जाए तो इन चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है, कि शॉर्ट टर्म होती हैं और सॉल्व किया जा सकता है इन चीज़ों को। तो इस ग्राफ में आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे डिप्रेशन हो गया आपका, कॉन्फिडेंस का लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया आपकी, एक्साइटमेंट शॉर्ट लिविंग होती है आपकी, टेस्टिंग शॉर्ट लिविंग होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो ये आपकी जो है लाइफ में ट्रांजिटरी इवेंट्स होते हैं। इन इवेंट्स को लेके भी जो होता है बंदा क्रिमिनल भी बनता है, मगर जैसे अर्लियर सेड कि इट कैन बी रिवर्स्ड। और इनके बाद जो दूसरे किस्म का इवेंट होता है लाइफ में, उसे हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म होते हैं। अब लॉन्ग टर्म किस तरह से होते हैं कि ये मतलब होते हैं, मगर ये क्या होते हैं, हार्डर होते हैं और इनको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है, कि तकरीबन इम्पॉसिबल होता है कि इनको रिवर्स किया जा सके। जैसे कि नीचे ग्राफ में दिया गया है, ये हैं। अब ये जो हैं कि ये जो आपको राइट साइड पे दो बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं, तो इनमें पहली चीज़ लिखी है कि व्हाट वी वांट, लाइफ में क्या चाहिए हमें, हम इंडिपेंडेंट रहें और हेल्दी रहें और सेल्फ रेगुलेट बिहेवियर हो, कंट्रोल ओवर फाइनेंस हो। तो ये चीज़ें हम लाइफ में चाहते हैं। व्हाट वी डोंट, नीचे वाला बॉक्स जो है वो बोल रहा है कि व्हाट वी डोंट वांट। अब क्या नहीं चाहते हम, ओवर मेडिकेटेड नहीं मतलब होना चाहते, हमारा कोई फ़ायदा ना उठाए, हमें कोई यूज़ ना करे, हमें कोई टेक फॉर ग्रांट ना करे। इंस्टीट्यूशन आर ग्रुप होम अदर मेक ऑल डिसीजंस चॉइसेस फॉर हर। अब इस तरह से होता है कि ये जो नीचे चीज़ें बोली गई हैं कि आपको आपसे फ़ायदा लिया जाए और आपको वो ड्यू इम्पोर्टेंस ना दी जाए। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म, अब ये शेलीज़ ने दी थी, लॉन्ग टर्म जो होते हैं ये किस तरह से होते हैं। अब देखें कि डिसअप्रूवल हो आपका फैमिली में, आपकी फैमिली में आपकी रिकग्निशन ना हो, आपके काम की रिकग्निशन ना हो, और आपको जो है हर्ट किया जा रहा हो बार बार, और इस तरह से जो हैं वो इवेंट होते हैं जो बंदे को क्रिमिनल बनाते हैं। इस तरह के इवेंट्स बंदे को जब क्रिमिनल बनाते हैं तो इनको रिवर्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इवन इम्पॉसिबल होता है इनको रिवर्स करना। अब इन थ्योरीज़ के बाद तीन और किस्म की थ्योरीज़ हैं, एडिशन है, एक्सटेंशन है थ्योरीज़ की। वो थ्योरीज़ कौन सी हैं, वो ये हैं कि बायोलॉजिकल हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल हो सकती हैं, या सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ ऑफ क्राइम। अब इन वो जो हैं बेसिक थ्योरीज़ थी, अब ये एक्सटेंशन है जो है क्राइम की थ्योरीज़ का। तो सबसे पहले आ जाती हैं बायोलॉजिकल थ्योरीज़। अब बायोलॉजिकल थ्योरीज़ में क्या है कि एन इंडिविजुअल डेविएट्स फ्रॉम नॉर्म्स ड्यू टू बायोलॉजिकल मेडअप। इंसान के एक क्रिमिनल जैसे वो बनता है कि उनके क्या होता है, उनकी ब्लड में, उनके डीएनए में एक इशू होता है कि बायोलॉजिकल उनका मेडअप इस तरह से होता है। अब सीज़ार लोम्ब्रोसो ने कहा है कि क्रिमिनल्स आर बायोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम नॉन क्रिमिनल्स। ठीक है, वो वहाँ पे आप पेपर में इस चीज़ को कोट कर सकते हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो नॉन क्रिमिनल्स से डिफरेंट होते हैं। तो इसने इस थ्योरी को दो पोर्शंस में डिवाइड किया है। एक जेनेटिक्स, एक जेनेटिकली हो सकता है कि उनके जो हैं आबा व अजदाद वो क्रिमिनल्स थे, तो हो सकता है कि ये क्रोमोज़म और या इस तरह की कोई जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनकी औलाद में भी ट्रांसमिट हो जाए। और दूसरा होता है न्यूरोसाइंस, और वो ये दिमागी चीज़ें होती हैं। तो ये किस तरह से मालूम हुआ है, किससे न्यू इन्फॉर्मेशन गेन हुई है, ये डीएनए की मैपिंग के ज़रिए हुई है, ट्विन स्टडीज़ से हुए हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स जो हैं सेपरेटली अगर ग्रो अप किए जाएं तो ये हैं कि वो क्रिमिनल्स होंगे उनके मुकाबले में जो नॉन ट्विन सिबलिंग्स हैं। जैसे कि
एक भाई की एज जो है एक 20 साल है और दूसरे की 24 साल है, तो इनका क्रिमिनल जो वो है रिकॉर्ड है वो इस तरह से होगा कि लाजमी नहीं है कि दोनों क्रिमिनल्स बने, मगर जो ट्विन्स हैं जो साथ में जमे हैं तो उनमें ये चीज़ हो सकती है कि वो दोनों क्रिमिनल बने। अब बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी है सीजार लेम्ब्रोसो ने, उसने वाई क्रोमोसोम थ्योरी दी है। विलियम शेल्डन की थ्योरी को हमने यहाँ पे स्किप किया हुआ है। तो ये कि फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस फॉर डेविएंट बिहेवियर। अब वो कौन सी चीज़ें हैं वो आपको मैं बताता हूँ अभी। ये हैं बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्रिमिनल्स के। उनका ट्विस्टेड नोज़ होगा, एक्सेसिव चीक बोन्स होंगी, लॉन्ग लंबी बाहें होंगी, आर्म्स होंगी और रिंकल्स होंगे फेस पे बहुत ज़्यादा, जा जो है वो बड़ी होगी, चिन बड़ी होगी उनकी। ये हैं बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्रिमिनल्स के जो सीजार लोम्ब्रोसो ने बताए हैं। अब इनको लेके मेल और फीमेल को लेके सीजार लोम्ब्रोसो ने बोला है कि मेल्स में अगर इनमें से 5 या ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं तो वो उनको क्रिमिनल मार्क किया जा सकता है। अब जो फीमेल्स होती हैं उनमें से सिर्फ तीन भी हों तो वो उनको हम क्रिमिनल्स कंसिडर कर सकते हैं। अब वाई क्रोमोसोम थ्योरी में क्या है कि यहाँ पे इस थ्योरी का बिलीफ ये होता है कि एक जो है ना एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होता है। द एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम थ्योरी इज द बिलीफ दैट क्रिमिनल्स हैव एन एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम गिविंग देम एन एक्स वाई क्रोमोसोम मेकअप रेदर देन एन एक्स वाई मेकअप। तो सिंपली वाई क्रोमोसोम थ्योरी ये है कि क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट्स के मुताबिक या लोम्ब्रोसो के मुताबिक कि क्रिमिनल्स में एक वाई क्रोमोसोम का एडिशन होता है, एक वाई क्रोमोसोम ज़्यादा होता है तो वो क्रिमिनल बनता है, तो वो जो है क्राइम जो है वो कमिट करता है। अब इसके बाद साइकोलॉजिकल थ्योरी आ जाती है। अब साइकोलॉजिकल थ्योरी क्या है? ये डिफरेंस होता है थिंकिंग प्रोसेस में, लोगों की थिंकिंग में डिफरेंस हो, और ये भी कहा जाता है कि लोगों की जो एक बंदे की जो थॉट्स हैं वो उसके एक्शंस को डिक्टेट करती हैं। थिंकिंग प्रोसेस में डिफरेंस होने की वजह से भी क्राइम्स होते हैं। तो इसमें 4 बेसिक आइडियाज़ हैं साइकोलॉजिकल थ्योरी में। एक तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होती, वो ये नहीं करते कि क्या सही है, वो ये करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। पहला जो है कि साइकोलॉजिकल डेवलप ना होने की वजह से उनका क्या माइंड बन जाता है कि वो करते हैं जो वो चाहते हैं, वो नहीं करते कि जो सही होता है। अब दूसरा जो है आप इसका बेसिक आइडिया है वो लर्न बिहेवियर ऑफ एग्रेशन एंड वायलेंस। अब जो बंदा वायलेंस की सराउंडिंग्स में रहेगा तो उसकी लाइकलीहुड यही है कि वो भी क्रिमिनल बनेगा। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो हर कोई समझ सकता है कि जो बंदा जिस भी इज़ द कंपनी सो दी कलर, कि जो बंदा जिस भी एरिया में रहेगा, जिस भी सरकमस्टांसिस में रहेगा तो वो उसी तरह से रिएक्ट करेगा। और तीसरी जो बात है इनहेरिटेड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अब ये इस तरह से है कि ये बंदा क्या करता है, ये एक क्रिमिनल जो होता है दूसरों के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करता है, तो हम इसी ट्रेट को बोलते हैं कि इनहेरिटेड पर्सनैलिटी ट्रेट। अब चौथी चीज़ है रिलेशनशिप ऑफ क्रिमिनलिटी एंड मेंटल इलनेस। अब जो मेंटल इलनेस होगी जिन लोगों में या कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा तो लाइकलीहुड है कि वो भी क्रिमिनल्स बनते हैं। अब ये एक उठाया हुआ है मैंने, लोम्ब्रोसो की एक बुक थी वहाँ से, कि मेजर प्रमाइज और स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं इनकी, तो आप इनको देख लें कि डेवलपमेंट ऑफ अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी अर्ली इन चाइल्डहुड इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर फॉर रेस्ट ऑफ पर्सनस लाइफ। पर्सनैलिटी ये है कि कुछ चीज़ें बंदा उसी वक्त में डेवलप नहीं करता, मगर उनकी डेवलपमेंट जो होती है वो चाइल्डहुड से भी होती है।
तो criminals have weak egos and damaged personality, एंगर और ये चीज़ें दी हुई हैं, सेक्सुअलिटी टेंडेंसीज़, ये सिगमंड फ्राइड ने दी थी। तो ये वो बोल रहा है कि कोई काफ़ी चीज़ें ये होती हैं कि वो बचपन से किसी का साथ देती हैं, बचपन के से लेके वो उनके साथ होती हैं। अब साइकोलॉजिकल थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं कि इंडिविजुअल इज प्राइमरी यूनिट ऑफ एनालिसिस, पर्सनैलिटी इज़ मेजर मोटिवेशनल एलिमेंट, पर्सनैलिटी मैटर करती है क्रिमिनल बनने के लिए। क्राइम्स रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मल डिसफंक्शनल आर इनएप्रोप्रिएट मेंटल प्रोसेसेस विद इन द पर्सनैलिटी, जो ये चीज़ें खास करती हैं किसी को क्रिमिनल बनाने के। तो उसके बाद आ जाती है सोशोलॉजिकल थ्योरी। अब सोशोलॉजिकल थ्योरी क्या बोलती है कि सोशल फोर्सेस होती हैं, सोशल फोर्सेस होती हैं वो किसी को क्रिमिनल बनाती हैं। इसमें एक्सटर्नल जो हैं फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, सोसाइटी है रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए, किसी को मुजरिम बनाने के लिए वो एक ऐसे सोशल सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाते हैं कि कोई बंदा क्रिमिनल बनने पे मजबूर हो जाए। मतलब सोसाइटी जो होती है वो होस्ट होती है यहाँ पे। सोसाइटी में प्रीवेलिंग सर्कमस्टांसेस या कुछ कल्चर्स या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो किसी बंदे को जो हैं वो क्रिमिनल बनाते हैं। जी, तो ये था आपका थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव। ये डिफरेंट बुक्स में से मैंने लिया हुआ है। आपने फोकस रखना है इन चीज़ों पे और इसी तरह से अपने थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव को वहाँ पे लिखना है। बेसिकली वो जो आम से कॉमन बुक्स में होता है कि 3 पर्सपेक्टिव्स दिए जाते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, पर उनको लेके आप लोगों ने इन थ्योरीज़ को भी अपने माइंड में रखना है, इनको भी समझने की कोशिश करनी है। ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अब सोशियोलॉजिकल जो थ्योरी आपने पढ़ी है, इनमें से ऊपर जाके बहुत सी थ्योरीज़ हैं जो आपको ओवरलैपिंग लगेंगी, मगर ये है कि इनकी डिवीज़न बहुत ज़रूरी थी आपको समझाने के लिए, आपको ईज़िली अंडरस्टैंड करने के लिए। आपको कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी क्वेरीज़ हों, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और कोई सजेशंस हों वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।